सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे आप लोग? ऑनलाइन वालों, आप लोग कैसे हो? चलो, तो फिर टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम अर्चना है और मैं देहरादून से ही हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एमएसएन में आपको मैं रेस्पिरेटरी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो फिर आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा हमारा ट्यूबरक्लोसिस पे। क्लियर हो गया? तो हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा ट्यूबरक्लोसिस पे। तो आप लोगों ने पता तो होगा ही ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है ना? इससे पहले कॉलेज में भी तो पढ़ा है कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है ना? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है ना? तो बताओ फिर, बताइए कि कोई भी बता दो। ऑनलाइन वालों, आप लोग बता दीजिए। तो चलिए, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, वो रहेगा हमारा ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर? तो सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाते हैं? 24 मार्च। ठीक है, तो ऐसा क्या था कि हमको 24 मार्च का ही दिन चुनना पड़ा? उस दिन ऐसा कुछ तो हुआ होगा ना कि हमने 24 मार्च को डिसाइड किया एज अ ट्यूबरक्लोसिस डे के लिए। तो ऐसा क्या था फिर उस दिन? किसी को पता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से किसी को पता है कि वाई 24 मार्च क्यों ही चूज किया गया? बताइए। नहीं पता? तो ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। क्या होता था पहले, ये ट्यूबरक्लोसिस है, इसका नाम पहले ट्यूबरक्लोसिस होता ही नहीं था। क्लियर? इसका नाम पहले होता था, क्या होता था, इसको क्या बोलते थे पहले? कंजम्पशन। और क्या बोलते थे इसको? पथेसिस। क्लियर? क्या बोलते थे इसको? कंजम्पशन और पथेसिस। कंजम्पशन का मतलब होता था कि क्या है? वीकनेस। ठीक है, वीकनेस होती थी। क्यों? ड्यू टू लॉस ऑफ एपेटाइट। क्लियर? और पैथेसिस का मतलब होता था वीकनेस, सेम वही, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको? वास्टिंग। अब होता क्या था स्टार्टिंग में, कुछ लोग ऐसे होते थे उनमें एक बीमारी फैल गई और उसमें क्या हुआ, लोगों को धीरे धीरे क्या होने लग गया, फ्लू लाइक सिम्टम आए शुरुआत में। ठीक है, उनकी बॉडी में वीकनेस आई, उनको क्या हुआ, सोर थ्रोट होने लग गए। ठीक है, उनको लगा कि ये जुकाम है, पर धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोगों का वेट लूज होने लग गया। इतना लूज होने लग गया कि उनका जो 6 महीने के अंदर अंदर 5% वेट उनका लॉस हो गया, मीन्स अप्रॉक्स 3 से 3.5 किलो लॉस हो गया। रात को जब सोते थे उनकी बॉडी में स्वेटिंग होने लग गई। ऐसा क्या हो गया कि रात को सो रहे तो स्वेटिंग हो रही है ना? फीवर आ रहा है उनको, मोस्टली किस टाइम पे? इवनिंग के टाइम पे। तो ऐसे बहुत सारे लोग वहां पर मिले, ठीक है, कफ हो गया उनको, कि उन लोगों में मतलब एक को हुआ, धीरे धीरे वो सब में ऐसे सिम्टम देखने लगे। तो अब ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या है, तो वहां के लोगों ने इस नाम को क्या दिया? कंजप्शन या पथेसिस। मतलब कि इस बीमारी के बाद एंड स्टेज में जाके वो आदमी क्या हो रहा था? पतला हो रहा था, वीकनेस आ रही थी, खाना नहीं खा रहा था। तो अकॉर्डिंग टू उनके साइन एंड सिम्टम को देख के पहले इसको कहते थे पथेसिस या कंजप्शन। अब आए हमारी लाइफ में कौन? रॉबर्ट कॉच। ठीक है, रॉबर्ट कॉच ने रिसर्च करी, उन्होंने ये देखा कि ये जितने भी लोग हैं इनमें ऐसा क्या होगा कि इनको ये सब चीजें हो रही है। तो उन्होंने जब उनके सैंपल लिए, स्पूटम सैंपल लिए, तो उन्होंने पाया कि इनकी बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया है। जो कौन सा बैक्टीरिया है? तो जिस दिन उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि ये जो लोग बीमार हो रहे हैं उनकी बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया है, तो उसी दिन उन्होंने क्या करा, उसको क्या बोल दिया? नामकरण कर दिया उसका। तो क्या नामकरण करा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, जो उन्होंने क्या किस दिन खोज करी थी इसकी? 24 मार्च 1882 में उन्होंने इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया और उसको क्या बोल दिया? नाम दिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। क्लियर हो गया? अब पता चल गया क्यों मनाते हैं 24 मार्च को ही? क्योंकि इसी दिन रॉबर्ट कॉच ने इस बैक्टीरिया की खोज की थी। पहला डाउट क्लियर हो गया? ठीक है,
अब ठीक है, उन्होंने 1882 में इस बैक्टीरिया की खोज की, पर उन्होंने फिर इस बीमारी को ट्यूबरकुलोसिस कब बोला? उस टाइम तो कंजप्शन ही बोल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया 1819 में, ठीक है, 1890 में उन्होंने क्या करा, इसको कंजप्शन की जगह उन्होंने बोला क्यों ना हम इस बीमारी को उसी नाम पे रख दे जो ये बैक्टीरिया है। तो उन्होंने 1890 में इस बीमारी का नाम कर दिया और बोला आज के बाद इस बीमारी को कोई भी कंजप्शन या पैथेसिस नहीं बोलेगा, आज से हम इसको बोलेंगे ट्यूबरक्लोसिस। इतना समझ आ गया? ऑनलाइन वालों आपको इतना समझ आ गया? अगर आ गया है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रही हूँ। क्लियर? तो चलिए, इतना समझ आ गया इसकी कहानी, क्यों बोला, कैसे बोला, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है ये बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया कुछ ऐसा दिखता है। ये कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलाई, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलाई, ठीक है। तो चलो, अब क्या है, अब हम इस बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा और डीप पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमने एक बैक्टीरिया खोज करी, तो उस बैक्टीरिया की शेप कैसी है बच्चों? रॉड शेप, ठीक है। कैसी शेप है उसकी? रॉड शेप। तो अगर हम इस बैक्टीरिया की लेंथ की बात करें तो इस बैक्टीरिया की जो लेंथ रहने वाली है वो कितनी होती है? 2 to 4 माइक्रोन्स। क्लियर हो गया? देखो अभी मैं समझा रही हूं, अभी क्या करना है, कोई नोटबुक नहीं देखेगा। मेरी क्लास का सिंपल सा रूल है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों। मेरा है यही रूल कि मैं पहले समझाती हूँ, क्लियर, पूरा बोर्ड पे आपको पूरा समझ आ जाएगा, उसके बाद मैं पूछूंगी समझ आया कि नहीं, उसके बाद मैं आपको नोट्स खुद से लिखाऊंगी। अगर आप मेरे साथ साथ में यहाँ लिख रही हूँ आप वहां लिख रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप लास्ट में क्लास छोड़ोगे ना, आपको सिर्फ यही पता होगा कि मैंने नोटबुक में हर वो पॉइंट लिखा है जो मैम ने बोला, बट आपके यहाँ कुछ भी नहीं है। क्लियर? जब टीचर समझाए तो सिर्फ इतना फोकस रखो कि तुम यहां से नहीं, तुम यहां से पढ़ रहे हो, भाई दिल से पढ़ो, ठीक है। इतना अच्छे से पढ़ो कि तुमको क्लास में याद हो जाए, बाद में तुमको नोटबुक देखने की भी जरूरत। अभी देखना, तुमने, मैंने जितना कुछ बोला तुमने मेरे साथ लिखा है ना, तुमको नहीं याद होगा। अब एक बार सुन के देखो, पूरी कहानी सुन लो, नोट्स में तुमको बना के दे दूंगी, ठीक है। क्लियर? ठीक है। तो अब होता क्या है, ये जो बैक्टीरिया है कितनी लेंथ बोली मैंने इसकी? 2 से 4 माइक्रोन्स। और अगर हम इसकी वेट की बात करें तो ये कितना होगा? ये होता है बच्चों 0.2 to 0.8 म्यूएम। क्लियर? अब क्वेश्चन कैसा आता है यहाँ से, यहाँ ऐसे कभी कभी ऐसा आता है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ के बारे में बताओ, बट यहाँ क्वेश्चन कैसा आता है कि इसका जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलाई होता है, इसकी एवरेज लेंथ और ब्रेथ बताइए। एवरेज में पूछते हैं, ठीक है। तो एवरेज में कितना बोलेंगे हम? 3 इंटू 0.3 म्यू एम। उन लोगों ने क्या किया, इसके बीच का 3 ले लिया और यहां से भी उठा के अप्रोक्स 0.3 ले लिया। तो उन्होंने बोला कि जो एवरेज लेंथ एंड ब्रेथ होती है टीबी के बैक्टीरिया की, वो होती है 0.3 टू 3 म्यू एम, ठीक है। इतना समझ आ गया? और जो हमारा टीबी का बैक्टीरिया होता है बच्चों, उसका कलर कैसा होता है? कलर कैसा होने वाला उसका? इसको बोलते हैं, ये तो पिंक होगा बट इसका कलर कैसा होता है बच्चों? क्रिस्टल वॉयलेट कलर। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? बैक्टीरिया की हमने इतनी बात कर ली, ठीक है। चलिए अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है, इसकी हमने शेप की बात कर ली, लेंथ की बात कर ली, ब्रेथ की बात कर ली। अब हम ये देखते हैं कि ये और क्या क्या कर सकता है। क्लियर? चलिए, तो जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है बच्चों, ये क्या है? ये एक टाइप का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, फर्स्ट पॉइंट। और ये जो मैं पॉइंट लिखा रही हूं, इन्हीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ये ग्राम पॉजिटिव के साथ साथ ये कैसा बैक्टीरिया है बच्चों? नॉन मोटाइल। क्लियर? कैसा है? नॉन मोटाइल। एंड थर्ड पॉइंट है, ये कैसा है? नॉन स्पोरुलेटिंग।
अभी मैं इन सबके मतलब भी आपको बताऊंगी। क्या है? नॉन स्पोरुलेटिंग, नॉन मोटाइल, और ये कैसा रहने वाला है? एरोबिक ऑब्लिगेट। क्या है? एरोबिक ऑब्लिगेट। अच्छा, अब इनके मतलब क्या होते हैं? ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा कि टीबी का बैक्टीरिया क्या है, ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वो कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों नहीं है भाई? है ना, ये भी तो रीजन है। और ये नॉन मोटाइल क्यों है, मोटाइल क्यों नहीं है ना। तो क्या होता है बच्चों, ये जो ये टीबी का बैक्टीरिया होता है, ये ग्राम पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि जब हम इसको स्टेनिंग करते हैं, क्लियर, क्या करेंगे जब हम इसको स्टेन करेंगे, हम स्टेनिंग में चार चार प्रोसेस करते हैं, पता है ना, डाई डालते हैं, वॉश करते हैं, फिर से डाई डालते हैं दोबारा चढ़ाने के लिए, तो हम ऐसे 4 स्टेप करे हमने। ठीक है, उसके बाद भी क्या हुआ, ये जो बैक्टीरिया का जो कलर था वो सेम रहा, वो नहीं चेंज हुआ। और जो ग्राम नेगेटिव वाले होते हैं वो अपने ही जैसे नेगेटिव होते हैं। ये पॉजिटिव है, ये बेचारा पॉजिटिव, और ये इतना अच्छा होता है, ये पॉजिटिव है, ये ना तो छुप के बैठता है, ये सीधा सीधा जाता है लंग्स के अंदर, एल्विलाई के अंदर जाके मैक्रोफेजेस के अंदर जाता है और आराम से अपनी वहां कॉलोनी बनाता है। फिर बीच में किसी ने ऊपर से एंटीबायोटिक दे दी या एटीटी दे दी तो ये मर भी जाता है। क्लियर। पर जो नेगेटिव वाले होते हैं, जब हम उनकी स्टेन करते हैं, आप 4 स्टेप करेंगे, वो हर बार में अपना कलर बदलता रहेगा, जैसे जैसे हम अलग अलग कलर डालते रहेंगे। क्लियर हो गया? तभी ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव है। क्लियर हो गया? ग्राम पॉजिटिव है मतलब स्टेनिंग में क्या करता है, जो इसको एक कलर दिया था शुरू में ही, हमने क्या दिया था शुरू में, इसको हमने स्टेन किया, इसने एक ही बार में अपने ऊपर वो कलर चढ़ा लिया, वो कलर था क्रिस्टल वॉयलेट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों के मैसेजेस ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा है? ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन इतना समझ आ गया। दूसरा, हमने बोला कि ये नॉन मोटाइल है। देखो बच्चों, जो टीबी का बैक्टीरिया होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, कितना होता है? 2 to 10 वीक्स। ठीक है, 2 to 10 वीक्स। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 2 से 10 हफ्ते। अप्रोक्स क्या होता है, तीसरा महीना शुरू होने लग जाता है, तब जाके टीबी होता है। ऐसा देखा है तुमने, तुम्हारे घर में या सराउंडिंग में तुम्हारे दोस्त होंगे, उनको टीबी होगा, है ना, आप भी उसी के साथ रह रहे हो, तो आपको क्या अचानक से उनका टीबी आ जाता है? नहीं आता है ना। शुरुआत में क्या होता है, आप उनके साथ रहते हो तो क्या होता है, उनका टीबी का बैक्टीरिया आपके अंदर जा चुका है, बट आपकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो बैक्टीरिया आपका कुछ नहीं कर पाता है। क्लियर। तो उसको फिर भी एंट्री से लेकर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम तक उसको अपने असर दिखाने में कितने हफ्ते लग जाते हैं बच्चों, 2 से 10 हफ्ते लग जाते हैं। तो हमने बोला कि ये बैक्टीरिया कैसा है, नॉन मोटाइल। ये मोटाइल होता ना तो 1 दिन में 2 दिन में बीमारियां सबको ही बीमार कर देता। ये नॉन मोटाइल है, इसीलिए इसकी जो ग्रोथ होती है, इसकी जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो भी उतनी ही स्लो है, और इसको ग्रो होने में कितने अप्रोक्स इसको 3 हफ्ते लग जाते हैं, तब जाके उसके थोड़े से साइन एंड सिम्टम अगले वाले बंदे में दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया? इसीलिए इसको हम नॉन मोटाइल बोलते हैं। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट बोला हमने नॉन स्पोरुलेटिंग। अब ये स्पोरुलेटिंग क्या है? ठीक है, स्पोरुलेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? ठीक है, स्पोरुलेटिंग का मतलब क्या होगा? ठीक है, हमने बोला कि ये जो बैक्टीरिया है हमारे पास वो क्या है, नॉन स्पोरुलेटिंग। नॉन स्पोरुलेटिंग। ठीक है, और एक होता है हमारे पास स्पोरुलेटिंग। तो नॉन स्पोरुलेटिंग का मतलब होता क्या है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपने आप के लिए ऐसे अंदर मतलब छुपने के लिए जगह नहीं बनाते हैं लंग्स में, ये खुलेआम आते हैं, मरते भी
सामने सामने, मतलब ये पीठ के पीछे ऐसे वाला वार नहीं करते हैं, ठीक है। ये कैसे है, ओपन वाले है, सीधा आएंगे तुम्हारे लंग्स में जाएंगे, एल्वेलाई में बैठ के वहां कॉलोनी बनाएंगे, किसी ने मार दिया तो मर भी जाएंगे, दूसरी बार आएंगे तो दोबारा से हो जाएंगे। बट ये जो नॉन स्पोर, ये जो स्पोरुलेटिंग वाले बैक्टीरियाज होते हैं, ये क्या बनाते हैं बच्चों, अपने लिए स्पोर बनाते हैं या ये एक शेल बनाते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया आ गया, इसने क्या करा, अपने ऊपर एक ऐसा शेल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। अब चाहे आप यहाँ पर उसको हीट डालो, चाहे या उसके पास कोई ड्राई कंडीशन हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, ये बैक्टीरिया कभी नहीं मरते हैं। आप उनको एंटीबायोटिक भी दोगे लो डोज की, तब भी उनको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर एक कवरिंग बना के रखी, वो छुप के बैठे हैं। जैसे उनका फेवरेबल इन्वायरमेंट आता है, वो तुरंत दोबारा अटैक करते हैं, वो होते हैं स्पोरुलेटिंग। और इन बैक्टीरिया को मारने के लिए बच्चों हमको अप्रॉक्स जो टेम्परेचर चाहिए होता है मारने के लिए, वो चाहिए होता है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। आप लोगों ने ऑटोक्लेविंग देखा है, वो जो ऑटोक्लेविंग होता है उनमें आप ये समझ लो कि वो स्पोरुलेटिंग टाइप बैक्टीरियाज होते हैं। आप अगर इंस्ट्रूमेंट्स या किसी ऐसे गॉज पीसीज वगैरह अगर आप धूप में रख दोगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो स्टेराइल तभी होंगे जब उनको इतना ज्यादा टेम्परेचर में रखेंगे, वो तब जाके ही जलते हैं। तो ये जो शेल बना के छुपे हुए होते हैं ना, इन लोगों को बोलते हैं स्पोरुलेटिंग। और इनको मारने के लिए जो हमको हीट चाहिए होती है, वो कितनी होगी बच्चों, 121 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। बट जो हमारे पॉजिटिव वाले हैं बैक्टीरिया, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो बहुत सीधे जैसे है। कैसे है वो, देखो। अब हमारा टीबी का बैक्टीरिया कैसा होता है, हमने बोला कि एक तो वो कोई स्पोर नहीं बनाता है, ठीक है, नो स्पोर फॉर्मेशन, कुछ नहीं बनाएगा, ठीक है। वो क्या बनाता है बेचारा, वो हमारे एल्वेलाई के अंदर, मैक्रोफेज के अंदर बैठ के अपनी आराम से छोटी छोटी कॉलोनी बनाता है, वो बस अपना परिवार बना ही रहा होता है। अब अचानक से क्या होता है, हमको पता चल जाता है कि अरे ये तो परिवार बना रहा है, हमने एटीटी दे दी, वो मर गया, क्लियर। तब यहाँ पर क्या हुआ, उसने स्पोर नहीं बनाए, उसने कॉलोनीज बनाई। तो अब उसको मारने के लिए हम क्या करते हैं, उनको कितना टेम्परेचर चाहिए, वो 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे भी क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप उनको धूप में रखते हो, ठीक है, अगर आप उनको सन के एक्सपोजर में भी रखते हो, तो भी क्या होता है बच्चों, वो वन एंड आधे घंटे के अंदर अंदर वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है। 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रखेंगे या आप उनको धूप में रखेंगे तो वो इजीली मर जाते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, हमने क्या बोला था, कितने पॉइंट क्लियर हुए हमारे, ग्राम पॉजिटिव क्लियर हो गया, क्यों है ये पॉजिटिव, क्योंकि ये डाई ले लेता है एक ही बार में, क्लियर। नेगेटिव वालों को 4 जो स्टेप होते हैं हमारे, उसमें भी वो अपने रंग बदलते ही रहते, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते भाई ये कौन सा कलर लेने वाला, हम तेरे को कैसे डिसाइड करें कि तू कलर कौन सा लेगा। इन्होंने बता दिया कि मेरे को क्रिस्टल वॉयलेट पसंद है, तो मैं ऐसा ही रहूंगा हमेशा, क्लियर। नेक्स्ट मैंने बोला ये नॉन मोटाइल है, तभी इसको होने में एटलीस्ट 3 हफ्ते लग जाते हैं अपने असर दिखाने में। तीसरा मैंने नॉन स्पोरुलेटिंग क्लियर कर दिया, और स्पोरुलेटिंग कौन होते हैं ये भी आपको बता दिया, क्लियर हो गया इतना। अब मैंने बोला बच्चों ये एरोबिक ऑब्लिगेट है। एरोबिक ऑब्लिगेट का मतलब समझते हैं, एरोबिक ऑब्लिगेट का मतलब समझते हैं आप लोग, ऑनलाइन वालों आप लोग, ठीक है। तो एरोबिक ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो टीबी का बैक्टीरिया होता है, इसको अपने आप को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये इतना सीधा सा है, इसको ऑक्सीजन मिलेगी तो जिंदा रहेगा, ऑक्सीजन नहीं है तो मर जाएगा, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, एरोबिक ऑब्लिगेट। अब ये दो जो दूसरे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लियर। एक होते हैं एरोबिक ऑब्लिगेट और दूसरे कौन होते हैं बच्चों, फैकल्टेटिव। एरोबिक ऑब्लिगेट एंड दूसरे कौन होते हैं हमारे पास, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। अब ये एरोबिक ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का क्या मतलब होता है, फैकल्टेटिव का मतलब होता है ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी वो ग्रो करते हैं और वो विदाउट ऑक्सीजन में भी ग्रो कर जाते हैं, क्लियर। अब इसका मेरे को एग्जांपल बताओ, ऐसा क्या है, ऐसे कौन से है जो ऐसे में ग्रो करते हैं, इमेजिन करो।
ऐसी कौन सी बीमारी है जहां पर उसको क्या है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी वो ग्रो हो जाएगा? गैंग्रीन सुना है? वो वुंड सुने हैं जो घाव होते हैं इन्फेक्शन के बाद होते हैं, स्टमक में जब इन्फेक्शन होता है, देखा है? तो वहां के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ऑक्सीजन मिले चाहे ना मिले वो फिर भी अपनी ग्रोथ करते हैं ना। बट जो ये एयरोबिक ऑब्लिगेट होता है, इनका नाम ही एयरोबिक ऑब्लिगेट है, जिसमें एयर आ रही है, इसका मतलब है कि ये क्या करेंगे बच्चों, ओनली ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए इनको बोलते हैं एयरोबिक ऑब्लिगेट। तो अब मुझे आप पॉइंट्स बताइए, आपका ग्राम जो आपका जो बैक्टीरिया है, जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है, उसके मैंने कितने कैरेक्टर्स बताए? फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, और फोर्थ क्या है? क्लियर हो गया? क्लियर इतना? ठीक है बच्चों, अब मैं आपको टीबी के बारे में एक थोड़ा फैक्ट बताती हूँ। क्या होता है, ये जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया होता है, ये हमारे पास दो फेज में होता है। एक होता है हमारे पास लेटेंट फेज और एक होता है हमारे पास एक्टिव फेज। क्लियर हो गया? सुना है आपने किसी ने ऐसे भी फेजेस होते हैं? सुना है ना? तो बताइए मुझे, लेटेंट और एक्टिव फेज में क्या क्या मतलब होता है? ऑनलाइन वालों आप लोग बताइए क्या होता है लेटेंट एंड एक्टिव फेज? तो चलिए, लेटेंट फेज का मतलब होता है बच्चों, जैसे आपका कोई दोस्त है जिसको ट्यूबरक्लोसिस है, आप उसके साथ रह रहे हो, ठीक है? अब उसके साथ रह रहे हो तो मास्क तो हर टाइम पहन के रहेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं जो उसके ड्रॉपलेट्स थे, जो एयरवे की, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ही क्या है? एयरवे, ठीक है? और ड्रॉपलेट, ठीक है? क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका? अभी हम क्या कर रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयरवे से होता है या फिर ये क्या होता है? ड्रॉपलेट से होता है। क्लियर हो गया? और इसका एक बच्चों दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी होता है जिसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। क्लियर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन पहले हम एयरवे की बात करेंगे। आपका दोस्त है, उसको ट्यूबरक्लोसिस है, आपके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, घूम रहा है, अब उसका बैक्टीरिया आपके अंदर जा चुका है, पर उसका बैक्टीरिया आपके अंदर गया है, पर फिर भी आपने कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं किया, उसको बोलते हैं हम लेटेंट फेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। क्यों शो नहीं किया? क्योंकि आप लोगों की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो बैक्टीरिया आपका कुछ नहीं कर पाया। क्लियर? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लेटेंट फेज का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, क्या बोलेंगे हम? प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द लंग, क्लियर, बट देयर इज नो साइन एंड सिम्टम। क्या बोलेंगे इसको? देयर इज नो साइन एंड सिम्टम। क्लियर हो गया? लेटेंट का मतलब। एक्टिव का मतलब होगा कि वो बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर आ चुका है और उसने तुम लोगों को क्या कर दिया है? बेहाल कर दिया है। तुम्हारे अंदर सारे के सारे अब साइन एंड सिम्टम शो हो गए। एक्टिव टीवी मतलब जो टीवी से ग्रसित इंसान है वो होता है एक्टिव, और जो उसका दोस्त होता है, जो उसके परिवार वाले होते हैं, उनको बोलते हैं लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट। क्लियर हो गया? तो हम इसको क्या बोल सकते हैं एक्टिव वाले को? प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द लंग। क्लियर हो गया? प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द लंग। और क्या होगा साथ में? साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? ऑल्सो प्रेजेंट। क्लियर हो गया इतना? लेटेंट और एक्टिव फेज भी क्लियर हो गए। तो अब हम इसके टाइप्स की बात करें, टीबी के बैक्टीरिया के कितने टाइप्स होते हैं? तो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है बच्चों, वो हमारे पास दो तरह का होता है, ठीक है? प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर हो गया? प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस, एक होता है हमारे पास सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। तो जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो क्या वो सिर्फ हमको सांस लेने और वैसे ही होता है, ड्रॉपलेट से ही होता है? क्या किसी ने टीबी ऐसे सुना है कि उसको पेट का टीबी है, इसको जॉइंट का टीबी है, इसको मेनिंजियल टीबी है? सुना है ना ऐसा? तो बच्चों जो टीबी होता है ना, वो सिर्फ लंग्स में ही नहीं होता है, आपके ब्रेन में भी हो सकता है, जॉइंट में हो सकता है, आपके इंटेस्टाइन में हो सकता है, जेनिटो यूरिनरी में हो सकता है, इवन आपके स्किन और आईज में भी टीबी होता है। पता है आपको?
बट वो इतने कम होते हैं, 3 to 5% होता है, जो आपकी स्किन और आपकी जो आईज होती है उसमें इतना कम होता है, 3 to 5%, तो वो सबको नहीं होता है, ठीक है, वो बहुत मतलब रेयर है। क्लियर। तो जो सबसे ज्यादा जो टीवी देखा गया था वर्ल्ड में, वो देखा गया है कौन सा? लंग्स वाला। क्लियर। क्लियर। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं पहले प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस की बात। प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? इसमें ऐसे लोग आते हैं जिनकी बॉडी में अभी बैक्टीरिया ने फर्स्ट टाइम एंट्री मारी है। क्या है? बैक्टीरिया ने फर्स्ट टाइम एंट्री मारी है, उसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर हो गया। और जो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस वाले लोग होते हैं उनमें कोई ऐसे बहुत भयानक साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते। क्लियर। उनमें कैसे सिम्टम आते हैं? फ्लू लाइक सिम्टम्स। क्लियर हो गया इतना? क्लियर हो गया ऑनलाइन वालों? कैसे सिम्टम आएंगे? फ्लू लाइक सिम्टम। क्लियर। तो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या होगा? हमने बोला कि हमारे पास बैक्टीरिया कैसा है? रॉड शेप। क्लियर। अब वो जब ये है हमारे पास एल्वियोलाई। क्लियर। अब जब ये रॉड शेप वाला बैक्टीरिया एंटर करेगा हमारे एल्वियोलाई के अंदर, हमारे एल्वियोलाई के अंदर कुछ न्यूमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। पता है आपको? 3 तरह के न्यूमोसाइट्स होते हैं, न्यूमोसाइट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। न्यूमोसाइट फर्स्ट कौन होते हैं? ऑनलाइन वालों कौन होते हैं न्यूमोसाइट फर्स्ट? बताइए मुझे। राइट। न्यूमोसाइट सेकंड कौन होते हैं? ठीक है। क्या होता है हमारे पास? हमारे लंग्स में होते हैं प्राइमरी न्यूमोसाइट, सेकेंडरी न्यूमोसाइट एंड होते हैं बच्चों टर्शरी न्यूमोसाइट। क्लियर। अब ये जो प्राइमरी न्यूमोसाइट्स होते हैं ये कितने परसेंट होते हैं? दैट इज 95%। और उनका काम क्या है? उनका काम होता है सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर हो गया? क्या काम है उनका? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और तो न्यूमोसाइट 2 का फिर क्या काम होगा? उनका काम होता है बच्चों सरफेक्टेंट को रिलीज करना। क्या काम होता है? सरफेक्टेंट रिलीज करना। और सरफेक्टेंट कितने होते हैं? 2। कौन से बोलो? वेरी गुड। तो आप इसको कैसे बोलोगे? 2 लेसिथिन एंड 1 स्पंजियोमाइलिन। क्लियर हो गया? 2 लेसिथिन एंड 1 स्पंजियोमाइलिन। तो अब ये जो हमने बात करनी है अपने न्यूमोसाइट थर्ड की, जो होते हैं हमारे पास मैक्रोफेजेस। क्लियर। और ये मैक्रोफेजेस होते हैं यहाँ पर, और इन मैक्रोफेजेस का काम होता है जो भी हमारे अंदर बैक्टीरिया आएगा हम उसको पकड़ लेंगे और हम उसको खत्म कर देंगे। क्लियर। तो हम इन 2 की अभी बात नहीं करेंगे, जिससे हमको काम है वो है हमारा न्यूमोसाइट थर्ड। अब क्या होता है बच्चों? आपका ये बैक्टीरिया अंदर आया और ये किसके अंदर चला गया? आपके एल्वियोलाई के न्यूमोसाइट थर्ड के अंदर। क्लियर। जब फर्स्ट टाइम आपके बैक्टीरिया ने एंट्री मारी होगी लंग्स के अंदर, और उसने क्या करा? यहाँ पर बैठ के अपनी कॉलोनीज बनाई, और कॉलोनीज बनने के बाद यहाँ पर कुछ छोटे छोटे हमारे लंग्स में लीजन होने लग गए। उन लीजन्स को बोलते हैं गॉन फोकस। क्या बोलेंगे? क्लियर हो गया इतना? क्या बोलेंगे उसको? गॉन फोकस। समझ आ गया? बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम लंग में गया है, मैक्रोफेजेस ने उसको खा लिया। मैंने बोला कि ये बैक्टीरिया कैसा है? नॉन मोटाइल है, तो ये आराम से अंदर अपनी बेचारा परिवार बना रहा था। ठीक है। 3 हफ्ते लग गए उसको। क्लियर। बट हमारे लंग्स ने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। क्लियर। तो उसने फिर भी हमारे लंग के अंदर थोड़े थोड़े निशान छोड़े, थोड़े थोड़े लीजन फिर भी गड्ढे कर ही दिए। उन गड्ढों को बोलते हैं बच्चों गॉन फोकस। अब क्या होता है जब ये गॉन फोकस, मैं यही समझा देती हूँ आपको। क्लियर। अब क्या होता है? ये जो गॉन फोकस होते हैं, अगर इन गॉन फोकस ने, क्लियर, गॉन फोकस ने अगर अपने साथ ऐड कर ली है लिम्फ नोड, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? हम क्या बोलेंगे फिर उसको? गॉन कॉम्प्लेक्स। क्लियर। मैंने बोला कि हमारे पास रॉड शेप बैक्टीरिया था, प्लस एल्विलाई के अंदर चला और इसने वहां पर क्या बनाए? लीजन।
उनको हमने क्या बोला, गॉन फोकस। अब ये गॉन फोकस ने अपने साथ ऐड कर दी लिम्फ नोड, तो उसने क्या बनाया, गॉन कॉम्प्लेक्स। समझ आ रहा है इतना? हमारे जो लंग्स होते हैं बच्चों, हमारी पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सप्लाई होती है। तो जो हमारे लंग्स होंगे, क्लियर, तो हमारे जो लंग्स है, लंग्स के आसपास भी क्या है, हमारी छोटी छोटी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती है। अभी बैक्टीरिया क्या था, सिर्फ हमारे यहाँ एल्वेलाई के अंदर था। अब क्या हुआ, उसने थोड़ा सा आगे को शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर उसको लिम्फ नोड मिल गई, उसने अपने साथ इन लिम्फ नोड को भी ऐड कर दिया। तब जाके हमने बोला कि ये क्या है, गॉन कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? और यही से क्वेश्चन आता है, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि गॉन फोकस क्या होते हैं। गॉन फोकस का मतलब है जब बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम एंटर हुआ है, क्लियर, और उसने छोटे छोटे लीजन बनाए हैं, वो क्या है, गॉन। जब इस गॉन फोकस ने एंट्री मारी लिम्फ नोड के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, गॉन। क्लियर हो गया इतना? तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर? और इस वाले में बेशक उसने लिम्फ नोड अपने साथ ऐड करी है, तब भी इन लोगों में जो आपको साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे वो नॉर्मल से फ्लू लाइक साइन एंड सिम्टम होते हैं। जुकाम होता है, बुखार होता है, यहाँ बोलते ना अरे मेरे टॉन्सिल बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, होता है ना। तो वो क्या होता है, जो टीबी के वाले लोग होते हैं उनको भी ऐसा ही लगता है कि ये नॉर्मल जुकाम जैसे सिम्टम है, उनकी लिम्फ नोड स्वेल होने लग जाती है, एक्जिला वाली या इंग्वाइनल वाली, ठीक है, फिर भी यार नेक वाली लिम्फ नोड, उनको लगता है कि यार ये नॉर्मल फ्लू है, बट वो फ्लू नहीं होता है। आप उस वक्त कौन से फेज में हो, लेटेंट फेज में। क्लियर हो गया इतना? तो अब सेकेंडरी, अब मैं आपको लेटेंट फेज का एक्सरे दिखाती हूँ कि जब हम एक्सरे करते हैं तो उसमें दिखते कैसे है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये क्या है बच्चों, ये हमारा जो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस का क्या है, ये है आपके गॉन कॉम्प्लेक्स। ये छोटे छोटे लीजन है, अभी कुछ नहीं है, अभी लंग में सिर्फ इतना सा ही होता है। क्लियर? समझ आ गया? ये क्या है बच्चों आपका, ये है आपका सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। क्या है ये, सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। तो सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में देखो लंग्स की क्या हालत हो जाती है, ठीक है। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में सिर्फ यहाँ पे आपको एक्सरे में एक छोटा सा लीजन दिखाई देगा। अब ये प्राइमरी टीबी वाला बैक्टीरिया या टीबी वाला पेशेंट अभी ठीक है, इम्यूनिटी अच्छी है, दोबारा अगर वो किसी फिर से ऐसे बंदे के एक्सपोजर में गया या इन फ्यूचर 3-4 साल बाद उसकी इम्यूनिटी हो गई वीक, या उसने खाने कर दी स्टेरॉइड थेरेपीज, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, उसकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली सुप्रेस हो गई है। अब वो गलती से अगर किसी ऐसे पेशेंट के एक्सपोजर में चला गया जिसको टीबी था, तो दोबारा से, एक तो पहले से ही यहाँ उसने अपने गड्ढे छोड़ दिए थे, अब दोबारा से क्या होगा, उसको इमीडिएटली सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा और उसकी कंडीशन अब क्या हो जाएगी, खराब, फिर बन जाएगा वो एक्टिव टीबी का पेशेंट। क्लियर हो गया इतना? तो बच्चों अब सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में होता क्या है, प्राइमरी में तो हमने बोला नॉर्मली एक्सरे के अंदर लीजन दिखने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। अब सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में होता क्या है, इसमें जो आपका पेशेंट होगा, क्लियर, अभी इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका पेशेंट होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो आपका पेशेंट होगा, सबसे पहले तो उसमें क्या होगा, अभी आपके बैक्टीरिया ने पहले से उसकी बॉडी में लेटेंट इन्फेक्शन था, छोटे छोटे उसकी बॉडी में ये रैंकल लीजन देखने को मिले थे हमको, इनको बोलते हैं रैंकल लीजन। क्लियर? अब क्या हुआ, दूसरी बार वो उसी पेशेंट के एक्सपोजर में गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी। क्या बोलेंगे, रीएक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम बोलते हैं बच्चों एंडोजिनस,
क्या बोलेंगे? एंडोजीनस ट्यूबरक्लोसिस। मतलब उस पेशेंट की बॉडी में पहले से ही एक बार वो लीजन हो चुके थे, अब दोबारा से उसको इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोजीनस ट्यूबरक्लोसिस। एक्सोजीनस ट्यूबरक्लोसिस का मतलब होता है जो अपॉर्चुनिस्टिक वाले इन्फेक्शन होते हैं। कैसे? आपके पास कोई पेशेंट है, कभी वो अपने एड्स वाले पेशेंट के एक्सपोजर में नहीं गया, कभी भी नहीं गया, ठीक है। अभी उसका क्या है, फर्स्ट टाइम, उसको पहली बार बेचारे को सिर्फ HIV हुआ है ना। अब वो गलती से उसके फैमिली में कोई टीबी का पेशेंट हो गया। अब उस टीबी के बैक्टीरिया ने सोचा, अरे वाह क्या अपॉर्चुनिटी है, इसके पास तो इम्यूनिटी भी नहीं है, चलो मैं इसके अंदर घुस जाता हूँ, है ना। घुस गया वो उसके अंदर, और मौके की बात तो ये थी कि उसके पास इम्यूनिटी थी नहीं। अगर इम्यूनिटी होती तो वो उसको लेटेंट फेज में तो रखता ना कुछ टाइम, उसके पास थी नहीं, तो वो डायरेक्ट कौन से फेज में गया, सेकेंडरी वाले में, और एक्टिव हो गया वो। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सोजीनस ट्यूबरकुलोसिस। मतलब जो टीबी का बैक्टीरिया है वो किसी बाहर से आ रहा है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू उस पेशेंट के अंदर गया है, और वो पेशेंट कैसा है आपका, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। क्लियर? HIV और एड्स, एंडोजीनस और एक्सोजीनस ट्यूबरक्लोसिस आपको समझ आ गया। एंडोजीनस का मतलब क्या होता है, जिसमें रीएक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस होगा, ठीक है। पहले कभी उसको हुआ था, उसने एंटीबायोटिक खाई, ठीक हो गया था वो, बट अब वो दोबारा से चला गया उसके एक्सपोजर में, तो दोबारा से उसको रीएक्टिवेट हो गया टीबी, क्लियर हो गया, उसको क्या बोलेंगे हम, एंडोजीनस ट्यूबरक्लोसिस। एक्सोजीनस का मतलब है किसी पेशेंट को HIV और एड्स है, आज तक उसको कभी भी टीबी नहीं हुआ था, पर फिर क्या हुआ, वो टीबी के एक्सपोजर में गया और उसकी बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया चला गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोजीनस ट्यूबरक्लोसिस। और ऐसे लोगों के जो लंग्स होते हैं बच्चों, उनमें ऐसी अपीयरेंस देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं, क्या बोलेंगे, केशियस नेक्रोसिस। क्या बोलेंगे इसको, केशियस नेक्रोसिस। जो कैसा दिखता है बच्चों, चीजी लाइक। पनीर देखा है, पनीर देखा है ना, पनीर कैसा होता है, जब हम उसको काटते हैं, काटने के बाद उसमें ऐसे गड्ढे गड्ढे दिखते हैं अंदर, तो सेम हमारा लंग क्या हो जाता है, जब हमारा टीबी सिवियरिटी पे पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, जब आप उनके लंग्स देखोगे वो ऐसे पनीर जैसी अपीयरेंस देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, केशियस नेक्रोसिस। क्या आप लोगों को इतना समझ आया? क्या हम अभी इसको रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा से करें? ऑनलाइन वालों, क्या आप लोगों को इतना समझ आया? अब हम लोग अपने टॉपिक को रिवाइज करेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि हमारा ट्यूबरक्लोसिस डे कब होता है। ऑनलाइन वालों आप लोग भी आंसर्स दीजिए, कब होता है, 24 मार्च को। क्लियर हो गया? ट्यूबरकुलोसिस को किसने आइडेंटिफाई किया था, बैक्टीरिया को, रॉबर्ट कॉच ने। कब किया था बच्चों, जोर से बोलो। क्लियर? 24 मार्च 1882 को। तो हमने टीबी का नामकरण कब किया, 1890 में। क्लियर? हमने बोला कि इसको अब कंजप्शन और पथेसिस को छोड़ के अब हम इसको बोलेंगे ट्यूबरकुलोसिस। और आप जानते हो कि ये जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसके दो और नाम होते हैं, पता है? कॉच डिजीज भी बोलते हैं क्योंकि इसको रॉबर्ट कॉच ने किया है, और भी दो नाम होते हैं इसके बच्चों, और भी दो नाम होते हैं। देखो, ट्यूबरक्लोसिस का क्या है बच्चों, और भी हम इनको दो नाम से जानते हैं। क्या है? एक तो हम इसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा बोलते हैं हम इसको व्हाइट प्लेग, और तीसरा बोलते हैं हम इसको व्हाइट डेथ, और दूसरा बोलते हैं इसको कॉच डिजीज। तो सोचो इसके कितने सारे नाम है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ट्यूबरकुलोसिस का अदर नेम, या आपको सीधा ही दे दिया कि व्हाइट प्लेग क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाइट प्लेग मींस ट्यूबरकुलोसिस। अब इसको व्हाइट प्लेग क्यों बोला, मैंने बोला जब वो बीमार हो जाते थे, ठीक है, तो वो कैसे दिखते थे, माल नरिश्ड, एकदम श्रिंक,
है ना, ऐसे दिखते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था, खाना पीना सब छोड़ दिया और उनकी शक्ल कैसी, पीली पड़ जाती थी। तो व्हाइट प्लेग और व्हाइट डेथ क्यों नाम दिया था, ड्यू टू पेलनेस, ठीक है, ड्यू टू पेलनेस ऑफ बॉडी, उनका शरीर एकदम पीला पड़ जाता था, इसीलिए हमने उसको बोला व्हाइट प्लेग और व्हाइट डेथ। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। फिर हमने बात करी थी हमारे कि जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो किस टाइप का बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव, एरोबिक ऑब्लिगेट, नॉन मोटाइल और नॉन स्पोरुलेटिंग। तो इन लोगों को मारने के लिए, ट्यूबी के बैक्टीरिया को मारने के लिए हमको कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए ऑनलाइन वालों, 80 डिग्री। और जो हमारे स्पोरुलेटिंग होते हैं उनको कितना चाहिए, 121 डिग्री फॉर 15 मिनट्स के लिए। तो क्या आप जानते हैं कि ये जो टीबी का बैक्टीरिया होता है ये एयर में कितने टाइम के लिए सरवाइव कर सकता, सोचा है कभी ऑनलाइन वालों, पता है किसी को कि एयर में हमारा टीबी का बैक्टीरिया कितना टाइम सरवाइव कर सकता है? देखो, अगर हम बात करेंगे, जैसे कोई ऐसा कमरा है जहां ना तो कभी धूप आती है ना वहां वेंटिलेशन है, ना वहां गर्मी है, तो क्या बोल सकते हैं हम, ऐसा रूम जो डिम है, मॉइस्ट है, ठीक है, और डार्क रूम है, डार्क भी बोल सकते हैं। ऐसी जगहों में हमारा जो टीबी का बैक्टीरिया होता है बच्चों, वो 3 से 4 मंथ के लिए वहां पर रहता है, पता है आपको, 3 से 4 महीने तक। क्यों, क्योंकि उसको मारने के लिए ऐसी कोई टेम्परेचर ही नहीं आया। क्लियर, ना तो उसको सनलाइट मिल रही है और ना ही उसको कोई ऐसा हाई फाई टेम्परेचर दे रहे हैं हम कि वो मर जाए। तो अगर आपसे पूछे कि डार्क और जो ऐसे डल स्पेसेस होते हैं वहां पर टीबी का बैक्टीरिया कितना टाइम ग्रो करेगा, वो ग्रो करता है बच्चों 3 to 4 मंथ्स के लिए। बट अगर बात करें आप किसमें, सन एक्सपोजर में, ठीक है, अगर आप सन एक्सपोजर की बात करते हो या फिर आप क्या करते हो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करते हो, तो आपका बैक्टीरिया क्या है, डेड हो जाता है कितने टाइम में, 1.5 आवर्स के अंदर अंदर डेड हो जाता है, मतलब 1.5 घंटे भी नहीं टिकता वो। मतलब तुम टीबी वाले पेशेंट के कपड़े है ना धूप में डाल दोगे, 10 मिनट के लिए भी डालोगे ना अगर तुम लोग, तो भी क्या होगा, आधे से ज्यादा बैक्टीरिया, पर धूप होनी चाहिए तेज, तो आपका बैक्टीरिया आधे से ज्यादा वहीं खत्म हो जाता है, पता है आपको, ठीक है, क्लियर। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हमारा टीबी का बैक्टीरिया कैसा है, नॉन स्पोरुलेटिंग, नॉन मोटाइल, एरोबिक ऑब्लिगेट और ग्राम पॉजिटिव। क्लियर हो गया इतना। फिर हमने क्या पढ़ा था उसके बाद, बोलो क्या पढ़ा था, फेजेस पढ़े थे हमने। फेजेस कितने होते हैं, फर्स्ट होता है लेटेंट, लेटेंट का मतलब है टीबी का बैक्टीरिया है पर कोई साइन एंड सिम्टम। दूसरा होता है एक्टिव फेज, एक्टिव का मतलब है कि एक्टिव है, टीबी का बैक्टीरिया के साथ साथ खूब सारे सिम्टम है। क्लियर हो गया। दूसरा हमने पढ़े थे इसके टाइप्स, टाइप्स कितने टाइप के थे, प्राइमरी एंड, प्राइमरी का मतलब था, क्या था, पहली बार किसी को टीबी हुआ है, फर्स्ट टाइम उसका टीबी का बैक्टीरिया आया है, तो क्या होगा, वो वहां पर लीजन्स बनाएगा, उन लीजन का नाम क्या था, और जब उन गॉन फोकस ने अपने साथ ऐड करी लिम्फ नोड तो हमने क्या नाम दिया, क्लियर हो गया। तो गॉन फोकस में जो आपका एक्सरे था उसमें क्या दिख रहे थे, रैंकल लीजन्स, ठीक है, और गॉन फोकस में क्या, गॉन कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा था, इन्वॉल्व करे थे आपके लिम्फ नोड, तो स्वेलिंग आ रही थी आपकी लिम्फ नोड्स में, ठीक है। फिर हम बढ़े थे हमारे सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस की तरफ। सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि अभी टीबी का बैक्टीरिया भी दूसरी बार जा रहा है, पहली बार जब वो गया था उसने वहां पर कुछ रैंकल्स छोड़े थे, अब जब दूसरी बार गया है वो उन्हीं रैंकल्स के साथ उन्हीं पे ही अटैक करेगा, तो क्या होगा, आपका टीबी का बैक्टीरिया किस टाइप का रहेगा, वो जोर से बोलो, एंडोजिनस। और जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनको HIV होता है, एड्स होता है, तो उन लोगों में बैक्टीरिया एक अपॉर्चुनिटी के साथ घुसता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
एक्सोजिनस, जो बाद में बाहर से आ रहा है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है बच्चों, तो आज का तो ये सिर्फ एक डेमो सेशन था। ठीक है, ये रेगुलर क्लास नहीं है, रेगुलर क्लास आपकी कल से होगी। और स्टार्ट जो हम करेंगे वो हम ऐसे बीच से किसी टॉपिक से नहीं करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वालों टेंशन मत लेना, आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाना पसंद आ रहा है या मेरा कम्युनिकेशन वे, टीचिंग वे आपको पसंद आ रहा है? ठीक है, हम जस्ट ये आपको बताना चाहते हैं कि हमारा ये वे है। ठीक है, आपको नोट्स प्रॉपर मिलेंगे और हम स्टार्ट करेंगे अपनी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। क्लियर हो गया इतना? क्या आपको समझ आया? समझ आया तो आप लोगों के लिए अब लास्ट में एक क्वेश्चन है। क्लियर? एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से। प्राइमरी साइट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन ए है लंग्स, ऑप्शन बी रहेगा हमारा जॉइंट, ऑप्शन सी है मेनिंजीज एंड ऑप्शन डी है हमारा एब्डोमेन। तो इसमें आपको बताना है कि प्राइमरी साइट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस क्या है। ठीक है, आराम से सोचना, हमारी क्लासेस आगे कंटिन्यू होगी। ठीक है, अब जब टीबी का टॉपिक आएगा तो मैं आपसे इस क्वेश्चन के बारे में दोबारा डिस्कशन करूंगी। क्लियर? ऑनलाइन वालों, होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाकी हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे बाद में।